प्रोग्राम वीजा लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्पिता द्विवेदी। दर्शकों, हमारे इस खास प्रोग्राम का मकसद है आपके वीजा संबंधी तमाम समस्याओं का समाधान करना। आप सभी चाहते हैं कि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करें, लेकिन इस दौरान कई तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हम ये अपना प्रोग्राम करते हैं और हमारे साथ हर रोज खास मेहमान होते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं वेस्टर्न ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट प्रदीप बालियान जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। सत श्री अकाल जी दर्शकों, तो आज आप अपने स्टडी वीजा संबंधी जितने भी सवाल है यहाँ पर पूछ सकते हैं। हमारे वीजा एक्सपर्ट आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा है, तो आप उस नंबर पर कॉल करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब आप कॉल करें उस समय अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम करें, ताकि यहाँ पर आपकी जो आवाज है वो गूंजती है और हम आपके सवालों को ठीक से सुन नहीं पाते हैं। तो चलिए प्रदीप जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कनाडा से। कनाडा में ओपन बोर्ड का वीजा भी आया, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, तकरीबन अगर मैं सितंबर मई इनटेक की बात करूं, मोस्टली सारे बच्चों के वीजा निकल चुके हैं और सितंबर के लिए हम काम कर रहे हैं। तो करनाल से स्टूडेंट था, बल्कि आज मैंने फेसबुक पेज पे भी उसका वेस्टर्न ओवरसीज जी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, ये वीजा के बारे में पूछना था कनाडा के लिए। जी पूछिए। मैम, मैं कनाडा पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। कनाडा जाना चाहते हैं आप? जी हाँ जी, ये मैंने लॉ किया हुआ है। लॉ किया हुआ है आपने? हाँ जी। तो आगे मैं MBA के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं, आपको आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही है। हाँ जी जी, एक बार सवाल अपना फिर से दोहराइए। मैंने 2 यूनिवर्सिटी चूज की हैं। जी, 2 यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। और आपका गैप है? आपका गैप मैम गैप है कोई 1 साल का, ये ज्यादा गैप नहीं है। 1 साल का गैप है। आप कनाडा जाना चाहते हैं। तो प्रदीप जी, आपको बता दूं कि ये कनाडा जाना चाहते हैं। इनका 1 साल का गैप है और इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी से स्टडी के लॉ किया। नहीं मैम, दो लॉ एक ही यूनिवर्सिटी से किया। मैंने 2 यूनिवर्सिटी चूज की है कनाडा में आगे पढ़ने के लिए। ओके। इन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज चूज की है कनाडा में अप्लाई करने के लिए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कोर्स के लिए जा रहे हैं? जी, कौन कौन यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं? मैम, एक है HEC मॉन्ट्रियल। तो बढ़ा दीजिए, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही एप्लीकेंट की। जी हेलो जी मैम, आवाज आ रही है? जी बोलिए। एक है HEC मॉन्ट्रियल और दूसरी है मेमोरियल यूनिवर्सिटी न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। जी, ये 2 यूनिवर्सिटी के नाम बता रहे हैं, बट मुझे भी अब क्लियर सुनाई नहीं दे रहे नाम। जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रिपीट कीजिए। जी, यहाँ पर लगता है हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। दर्शकों, हम आपको कहना चाहेंगे कि अपने टीवी की जो आवाज है प्लीज उसको थोड़ा कम कर लीजिए। हम आपके सवाल को ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। जी, हम कंटिन्यू करते हैं। जी, मैं बता रहा था पहले तो मैं जी आई थिंक सो। अब जी, आप कंटिन्यू कीजिए। आप देखिए, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। अगर पॉसिबल हो तो आप दोबारा कॉल कर लीजिए, अदरवाइज जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे अपना मैसेज छोड़ दीजिए। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बात कर पाऊं, बट होनेस्टली मुझे आपकी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। हम बात कर रहे थे, एक स्टूडेंट था जिसका ओपन स्कूलिंग का वीजा आया। वैसे बहुत कम चांस होते हैं कि ओपन स्कूलिंग के लिए कोई कंसल्टेंट किसी स्टूडेंट की फाइल पकड़ता है। हमने हर इनटेक में काफी बच्चों के कई बच्चों के ऐसे वीजा लिए हैं। अभी भी इस इनटेक में 2-3 बच्चों के ऐसे वीजा है, जिसमें से एक बच्चे का मैंने अभी अपलोड भी किया आज ही डेट में। आपने क्या नाम है, फेसबुक पेज पे भी डाला है। वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से फेसबुक पेज है। स्टूडेंट 12th पास था और ओपन स्कूलिंग से उसने अपनी +2 की थी। 6 बैंड थे, नो लेस देन 5.5 बैंड। कैपेलानो यूनिवर्सिटी में उसका वीजा है जी, ब्रिटिश कोलंबिया में, एंड ही गॉट द वीजा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जिनके 50% मार्क्स थे, उनके भी वीजा आए हैं। मैथ्स में 33 नंबर थे, अकाउंट्स में 40 नंबर थे, फिजिक्स में 38 नंबर थे, बट 6 बैंड थे या 6.5 बैंड थे। तो मतलब हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसने कोशिश की ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और उनके सपने को भी साकार किया है। वो आज कनाडा पढ़ने जा रहे हैं। जी प्रदीप जी, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं करनाल से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैम। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे 6 बैंड आए हैं। मैंने अभी IELTS एग्जाम दिया था, तो कहाँ पे मेरा अप्लाई हो सकता है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया।
ओके, तो इनके 6 बैंड आए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। जी, क्वालिफिकेशन क्या है? जी, क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैंने अभी +2 किया 2016 में। 2015। जी, आपने +2 कब किया है? 2016 में किया मैम। 2016 में। जी जी, देखिए आप जा सकते हैं, आप आगे एडवांस डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हैं और बैचलर्स के लिए भी जा सकते हैं, जो भी आपकी फील्ड है। अगर आपने +2 कॉमर्स से की है तो आप बीबीए कर सकते हैं या फिर बैचलर अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसीएम थी तो आप आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का कोर्स कर सकते हैं, इवन के बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। एसओपी में आपको स्ट्रांगली लिखना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली अगेन आप मेडिकल से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड या हेल्थ साइंस से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड जा सकते हैं, लेकिन नर्सिंग के लिए 6 बैंड कम रहेंगे। हाँ, बट ये है कि D2D में जा सकते हैं नर्सिंग के लिए भी, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में भी जा सकते हैं। आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे 22 से 25 लाख रुपए के। इट शुड बी 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने पुराने हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ कॉलेज आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में रिसेंट फंड भी लेने स्टार्ट कर चुके हैं, बशर्ते कि उस फंड का सोर्स हो, लाइक आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हुई हो या फिर आपको कोई पर्सनल लोन हो, आपकी LIC है वो मैच्योर हुई हो। तो इस तरह से अगर कोई सोर्स है तो डेफिनेटली आप उसको फंड्स को करंट दिखा के भी जा सकते हैं। जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए है, जिसमें आपकी 6 मंथ की ट्यूशन फीस और हेल्थ कवर ये इंक्लूड होगा। जी प्रदीप जी, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां से बोल रहे हैं आप? जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो अगला सवाल लेते हैं प्रदीप जी। कनाडा में ओपन वर्ल्ड का वीजा के बारे में हमने तो बात कर ली है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में वीजा प्रोफाइल किस तरीके के आ रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में कुछ चीजों का ध्यान रखना स्टूडेंट्स में। इसमें GT क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। GT का मतलब जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट। इसमें सबसे पहले आपकी एजुकेशन देखी जाएगी। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। 60% हो तो ज्यादा बेटर है, इससे आगे है तो और भी बेटर है। लेकिन अगर 58 है उसके भी वीजे लिए हैं। आज में आपको 6 बैंड लेने होंगे, नो लेस देन 5.5 बैंड, अगर आप हरियाणा और पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप 5.5 बैंड पे भी जा सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड, हरियाणा पंजाब बोर्ड आपको 6 बैंड लेने होंगे। और आप एडवांस डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हैं, बैचलर्स के लिए भी जा सकते हैं। गैप नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल का गैप है, कोई गैप नहीं है। 1 साल से ज्यादा गैप है तो आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपने कोई एक्टिविटी की है तो वो आपको जेन्युइनली आपको बताना पड़ेगा। फंड्स आपको दिखाने हैं 23-24 लाख रुपए के, पुराने हैं 3 महीने, वेल एंड गुड है। अगर करंट के हैं तो उसका सोर्स होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। प्लस में आपको रिसर्च करने होंगे। एसओपी जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है वो स्ट्रांगली होगी आपकी, जिसमें आपको वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, इस कोर्स को करने के बाद क्या बेनिफिट होगा, इंडिया में आके किस टाइप की आपको जॉब मिलेगी, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए। उनकी जो ITR या फॉर्म 16 या उनका जो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट है वो सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे का ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर तकरीबन 18 से 25 लाख रुपए के आसपास बनता है। तो मीन्स एम्बेसी सोचती है अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं तो 24-25 लाख रुपए आपका खर्चा आना है, तो मीन्स आपकी फैमिली फाइनेंशियल साउंड होनी चाहिए, उनके पास रीपे कैपेसिटी होनी चाहिए। और रीपे कैपेसिटी पता लगती है ITR और तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, अगर गवर्नमेंट जरूरत है फॉर्म 16 से। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको ये बताना होगा कि भाई ये कोर्स कंप्लीट करके आपको वापस आना ही आना है। अगर आप लिखते हैं कि मैं वहां सेटल होना चाहता हूं तो आपका वीजा नहीं लगेगा और आपको वहां जाके पढ़ाई भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। जी प्रदीप जी, अब सितंबर इनटेक की बात कर लेते, इस बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए। अब सितंबर कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं आप? जी, जितने भी अभी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अब मई इनटेक है। मई इनटेक के बाद आपका अक्टूबर, नवंबर, जुलाई इनटेक भी है। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर भी निकलता है, सितंबर भी निकलता है। और कनाडा का तो सितंबर है ही है, और इसके बाद जनवरी इनटेक निकलता है। और अपना न्यूजीलैंड का जुलाई इनटेक है। तो अगर मैं सितंबर इनटेक की बात करूं तो कनाडा है, इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया भी निकलता है और इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी कुछ कॉलेजेस के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सबके तो निकलते ही निकलते हैं। जो तैयारी करनी है वो आपका बहुत ध्यान रखना है आपने, क्योंकि अभी आपने 12th की है या आपने पेपर दिए हैं। और इसके अलावा जो अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो बैचलर्स के भी पेपर होने वाले हैं। तो कीप इन माइंड आपको अपना पासपोर्ट बनाना होगा टाइम टू टाइम, जल्दी से जल्दी। और साथ साथ में साइमल्टेनियसली आपने IELTS की या टफल की या PT की तैयारी करनी होगी। और जितना जल्दी हो सके कनाडा के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो अपना
बोलते हैं कि अपना कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर दीजिए। जितना जल्दी कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करोगे इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि अदरवाइज अगर आप कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई नहीं करते तो जब तक आपका आईएलटीएस आएगा, आपका परसेंटेज आएगी, आपका स्कोर आएगा उसका 12th में, तब तक आपका निकल चुका होगा। जी सितंबर इनटेक। जी, यहीं पर जनवरी इनटेक के लिए क्या कुछ तैयारियों की जरूरत है? जनवरी और सितंबर दोनों सेम है जी, क्योंकि जिसने सितंबर भी जाना है उसको भी अभी से फास्ट तैयारी करनी होगी, अपनी आईएलटीएस की तैयारी करनी। उसी टाइप से जैन में जो बच्चा जाना चाहता है उसको भी सितंबर की तरह से अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर आप टाइम पे अपना आईएलटीएस स्कोर कंप्लीट नहीं करते, कई बार क्या होता है कि बच्चे का स्कोर नहीं आ पाता। कुछ बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि मेरा स्कोर आ जाएगा लेकिन आ नहीं पाता, तो कई बार बच्चे 3-3, 4-4 बार स्कोर मतलब अटेम्प्ट देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जितना जल्दी अपना आईएलटीएस कोचिंग ज्वाइन करिए और साथ में अपना कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करिए। जो आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, जिस कंट्री में जहां जाना चाहते हैं, जैसे कनाडा के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाना है तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो अपने फंड्स मेंटेन रखिए, प्रिपेयर रखिए ताकि आपके टाइम पे फाइल लग सके। जी प्रदीप जी, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं बठिंडा से बोल रहा हूँ दीपक जी, सवाल पूछिए अपना। सर मैंने ये पूछा था, मेरी इनटेक की वीजा आने लगी। हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी टेक्निकल फॉल्ट है, जिसके जी मे भी शायद यहाँ पर टेक्निकल, हम अपनी दर्शक बड़े परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस प्रॉब्लम को ठीक करें। तो प्रदीप जी बात कर लेते हैं और अपने जो कॉलर हमसे डिस्कनेक्ट हो गया उनसे कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो नंबर है आप इस नंबर पर बाद में भी कॉल करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो चलिए प्रदीप जी शुरुआत करते हैं। अब हम अगले सवाल से हम पूछना चाहेंगे आपसे कि अक्सर कई बार आप वीजा प्रोफाइल लगाते हो पर उस वीजा प्रोफाइल में कई ऐसी सारी मिस्टेक्स आ जाती है जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो जब आप अपनी प्रोफाइल तैयार करते हो तो किस तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल अच्छे से जाए और आपका वीजा लगने में जो इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आप हर कुछ लगा देते हो, आप उसमें सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सेट करते, तो इसके लिए क्या सजेशन देंगे आप? देखिए मैं आपके क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ और मैडम का क्वेश्चन ये है कि कई बार टेक्निकल जैसे आपका टेक्निकल फॉल्ट है, इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि कोई एजेंट्स कोई डॉक्यूमेंटेशन ठीक तरह से नहीं लगाता तो उसके रिजेक्शंस आते हैं। डेफिनेटली ये चीजें होती हैं मार्केट में। उसके पीछे रीजंस ये होते हैं कि जो आपका कंसल्टेंट है वो क्वालिफाइड ना हो, वो अपनी टीम से काम करवा रहा हो। तो कई बार क्या होता है कि खासकर जो मेन कंसल्टेंट है, जो मेन जिसको नॉलेज है, वो ऑफिस में नहीं होता, वो अपने क्या नाम है, कभी कई ऐसे भी कंसल्टेंट है जिसके बाहर ऑफिस है तो वो वहां बैठा है, ऑफिस यहां से चला रहे हैं, तो टोटली डिपेंड्स अपने स्टाफ पे हो जाते हैं। तो ये चीजें बड़ी मतलब कॉमन है। मोस्टली ऑफिसेज में आप जो स्टूडेंट है वो जो क्वालिफाइड कंसल्टेंट है, क्वालिफाइड स्टाफ उससे नहीं मिल पाता और इसका रीजन निकलता है कि भी उसका रिजेक्शन आ जाता है। तो कीप इन माइंड जो आप कंसल्टेंट अप्लाई कर रहे हो, जिस कंसल्टेंट के थ्रू, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वो आपसे जरूर मिले, प्लस में वो फाइल आपकी जरूर चेक करे और जो आपकी चेकलिस्ट पूरी फॉलो की जाए। उसके लिए यही है कि जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास इनरोल होते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका यही होना जी कि मेरे को अभी बता दो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर करूं। तो वो डॉक्यूमेंट अगर आप टाइम पे प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको समस्या कम रहती है। लेकिन कनाडा में खासकर मैंने देखा गया है कि एजेंट या कंसल्टेंट स्टूडेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगता और उसका रिजल्ट निकलता है कि उसका एसपीपी में रिजेक्शन आती है, फिर वो जर्नल में फाइल लगाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो पाते, तो दोबारा भी उसकी रिजेक्शन आ जाती है। तो कीप इन माइंड आपका जो काउंसलर है वो क्वालिफाइड हो, आपका कंसल्टेंट क्वालिफाइड हो, पूरी चेकलिस्ट आपको टाइम पे दी जाए, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एज पर द एम्बेसी, लाइक चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, चाहे यूएसए है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज है, चेकलिस्ट के हिसाब से आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, जिसमें आपकी फंडिंग, आपके पेरेंट्स की आईटीआर, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, आपकी एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, आपकी एकेडमिक, कोई गैप नहीं होना चाहिए। गैप है तो उसमें जो भी आपने काम किया है वो एक्टिविटी आप दिखाओ। किसी बच्चे ने वर्क एक्सपीरियंस लगाया तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी वाउचर, अटेंडेंस रजिस्टर और आपके जो फोटो स्नैप्स कभी हुए हो ड्यूरिंग दिस ट्यूनर, तो वो सारी चीजें आप लगाओगे ताकि एम्बेसी को आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं लूप होल छोड़ना कि जिससे आपकी रिजेक्शन आए। खासकर आपने एसओपी पे बड़ा ध्यान देना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, जिसमें आपसे वो पूछते हैं कि भाई आप पर्टिकुलर इस कंट्री में क्यों जा रहे हो, दूसरे कंट्री भी वहां क्यों नहीं जा रहे, इंडिया में सेम एजुकेशन है तो वो इंडिया में सस्ती है, फिर इंडिया में क्यों नहीं करना चाहते, इसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी, किस कंपनी में जॉब मिलेगी। ये सारी चीजें अगर आप बताते हैं और अपनी पूरी प्रिपरेशन रखते हैं तो आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। और आप मोस्टली मैंने चीज देखी है कि जो स्टूडेंट है वो एजेंट्स पे या कंसल्टेंट पे निर्भर रहते हैं, वो बोलते हैं जी आप ही बना दो, आप ही लगा दो, तो उस
कारण भी रिजेक्शंस आती है। जब एम्बेसी, क्योंकि फाइल एजेंट्स ने लगाई या कंसल्टेंट ने लगाई और बाद में एम्बेसी अगर इंटरव्यू लेती है तो बच्चा फंस जाता है, उसको पता ही नहीं होता। मेरे पास भी हजारों बच्चे ऐसे आए हैं और कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। जब मैं पूछता हूं तेरा रिजेक्शन का रीजन क्या था, तो जी पता नहीं। कौन से कॉलेज में जा रहा था, पता नहीं। कोर्स में कौन से में जा रहा था, पता नहीं। फंडिंग मेरे एजेंट ने लगाई। तो इस कारण से रिजेक्शन आती है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो रिजेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। और इस बारे में थोड़ी बहुत इंटरनेट पे जानकारी ऑलरेडी होती है, तो चीज अवेलेबल है, हर चीज। तो एम्बेसी की साइट से, कॉलेज की साइट से, हमने अपनी साइट पे सारी चीजें डाल रखी हैं। और भी साइट्स हैं। हाँ। इसके अलावा एक टीवी शो के थ्रू, प्लस में और यूट्यूब पे चैनल्स के थ्रू हर जगह से बच्चों को अवेयर किया जा रहा है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो समस्या नहीं रहेगी फ्यूचर हाँ, में। तो ये बहुत अच्छा बताया आपने कि अच्छे से प्रोफाइल अगर आप भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले सारी डिटेल को बेहतर तरीके से चेक कर ले और खुद भी इंटरनेट या और माध्यमों से श्योर हो जाए कि जो आप वीजा प्रोफाइल बनाकर भेज रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। जी प्रदीप जी, एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी स्वागत है आपका। हेलो जी स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रोहतक से बोल रहा हूँ मैम। रोहतक से बोल रहे हैं जी, सवाल पूछिए अपना। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि मैं ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीजा जाना चाहता हूँ। मेरे कजन रहते हैं वहाँ पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर उसके लिए? क्या करना पड़ेगा? आपकी क्वालिफिकेशन क्या और कितनी एज है? मेरी क्वालिफिकेशन है सर सी मैट्रिक और डेट ऑफ बर्थ है 8/7/69। 69, ओके। और आपकी क्वालिफिकेशन? मैट्रिक है सर मेरी। मैट्रिक है। और आप करते क्या है इंडिया में? मैं दुकान है, बिजनेस है सर अपना। ITR भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न? हाँ जी भरता हूँ सर। कितने की? मैं भरता हूँ सर, पिछले तो मैंने दिया था 10-12 इनकम टैक्स दिया है सर। 10-12 हजार इनकम टैक्स दिया है? हाँ जी, 16 मतलब देखा जाए तो 3.25 लाख तक की आपकी ITR। मिसेज क्या करती है आपकी? मिसेज जो है ना सर, मिसेज के नाम ही है मेरा बिजनेस, जो है मिसेज के नाम ही है। प्रोप्राइटर वो है। आप क्या करते हैं फिर? आप क्या करते हैं? मैं दुकान संभालता हूँ सर। दुकान संभालते हो, सैलरी लेते हो? हाँ जी हाँ हाँ। तो उसकी ITR भरते हो? नहीं, उसकी ITR नहीं भरता हूँ सर मैं। देखिए, पहली बात तो मैं स्टूडेंट वीजा में डील करता हूँ। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, हम उनकी फाइल लगाते हैं, वीजा भी निकलते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि मिसेज के नाम से आपने बिजनेस कर लिया, 3-3.25 लाख की ITR भर रहे हो, इसके अलावा अपना खुद का प्रोफेशन कुछ दिखा नहीं रहे हो। तो कहने का मतलब जब आप घूमने जाओगे, आप ध्यान से सुनना, जब आप घूमने जा रहे हो इट मीन्स आपका 3-4 लाख रुपया तो लग ही जाना है, जिसमें टिकट है 50-60-70 हजार की, तो टिकट ही आ जाएगी। आप फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, ठीक है, वो आपको वहां रख लेगा। आपने कुछ शॉपिंग भी करनी पड़ेगी बच्चों के लिए एज पर द एम्बेसी, और आप जा रहे हो तो डेफिनेटली अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छी जगह खाना भी खाओगे। तो कहने का मतलब है एज पर द एम्बेसी 3 लाख 4 लाख रुपये आपका खर्च आ जाना है, और आप सालाना भी कमाते 3 लाख हो एज पर द ITR। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एम्बेसी देखती है, और इसी कारण से एक क्लाइंट का रिजेक्शन आता है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब्रॉड जाना है, अगर आप घूमना चाहते हैं, तो एम्बेसी उस पर्सन को वीजा देती है जिसकी ITR सॉलिड हो, इनकम टैक्स रिटर्न वो सॉलिड भरता हो अपने प्रोफेशन के हिसाब से, प्लस में उनकी सेविंग अच्छी हो। आपने बताई नहीं आपकी सेविंग, FD और सेविंग कितनी है। आपको 5-10 लाख रुपए तो दिखाने पड़ेंगे फंड के, प्लस में ITR आपकी थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर लो। और एम्बेसी ये भी देखेगी जिससे आप मिलने जा रहे हो उसका रिलेशन क्या है आपके साथ, और साथ साथ में आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री कैसी है। आप छलांग मार के पहली बार ही 6 मार रहे हो, क्या पहली बार ही ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, इससे पहले कहीं घूमे हो इधर उधर या नहीं, जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, या किसी और कंट्रीज में। तो एम्बेसी यहां पे वीजा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। देखना ये होगा आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे हैं, देखना ये होगा कि आपको बुलाने वाला कितना सॉलिड है, वहां उसकी वो कितना अच्छा टैक्स पेई है, ये सारी चीजें देख कर आपका वीजा लगेगा। आपने कॉल किया, थैंक्स फॉर दिस। और ये जो नंबर चल रहा है इस पे आप कल फोन करके मेरे से दोबारा पर्सनल टॉक कर सकते हो। जी प्रदीप जी, एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं JNK से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। मैम मैंने LLB किया हुआ है अपना, लास्ट 1 साल हो गया वैसे गैप। क्या किया आपने? LLB लॉ किया हुआ है। LLB लॉ किया जी। हाँ, बट वो गैप में मैंने वर्क किया हुआ है। तो मुझे कनाडा जाना था फर्दर स्टडी MBA के लिए जी। और मैंने 2 कॉलेजेस ऐसे चूज किए हैं। एक है HEC मॉन्ट्रियल MBA के लिए, ओके। HEC मॉन्ट्रियल। दूसरा है
मेमोरियल यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, सेंट जोन्स, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर, ठीक है जी। यहाँ भी आप MBA करना चाहते हैं? ऑफर लेटर आ गया आपका? क्या कह रहे हैं? ऑफर लेटर आ गया? नहीं सर, अभी मैंने जाने के लिए ये मतलब मैंने यूनिवर्सिटी से खुद से ऐसे देख के थोड़ा नेट पे सर्च करके मैं चूज की है, तो अभी तो प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो वही स्टार्ट करना है, तो उसी के रिगार्डिंग आपसे मैं स्टाफ से पूछ के आपसे राय लेके ही किया जाए। आपने आयल्स किया है सर? आयल्स किया है सर? आयल्स नहीं किया, मैं बस देने लगा हूँ आयल्स का। चलिए, आप वहीं अभी आपने सबसे पहले आपका ही कॉल था? आपका ही कॉल था पहले? जी बिल्कुल, हाँ सबसे पहला कॉल आया। चलो गुड, थैंक यू, आपने दोबारा कॉल किया। अदरवाइज मुझे लगता है कि किसी का क्वेश्चन था, मैं जवाब दे नहीं पाया। देखिए, LLB कब किया आपने? सर LLB सर लास्ट ईयर कंप्लीट हुई है, 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। एनीवे, आप MBA के लिए जा सकते हैं, परफेक्ट मैच है आपका। कीप इन माइंड, IELTS में 6.5 एंड नो लेस देन 6 आपने लेने होंगे। मे बी आपको ये देखना कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट GMAT की तो है या नहीं है। अगर GMAT की रिक्वायरमेंट है, आपको GMAT भी देना पड़ेगा। और न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में जो यूनिवर्सिटी बता रहे थे, वहां फाइल लगा लीजिए, वीजा आ जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस, यहां बहुत कम बच्चा जाता है, और ऐसी जगह अगर कोई बच्चा जाता है, जैसे यूकोन साइड हो गया, न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर हो गया, CBU इधर कह रहा नोवा स्कोशिया हो गया, जहां बच्चे कम जाते हैं, वहां अगर आप फाइल लगाते हो तो वीजा चांसेस बहुत हाई होते हैं और वीजा निकलते भी हैं। इसके अलावा आप ओंटारियो प्रोविंस में भी जा सकते हैं, लेखर यूनिवर्सिटी है। ओंटारियो प्रोविंस के मैं रूल बता देता हूं, अगर वहां से आपने मास्टर्स की, मास्टर्स करने के बाद आप डायरेक्टली PR अप्लाई कर सकते हैं एज पर द PNP प्रोग्राम, जो वो बोलते हैं, जो वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है। बट की मतलब ठीक है, आपकी प्रोफाइल कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज अगर आपकी 60% एंड अबव है तो डेफिनेटली मास्टर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। बट कीप इन माइंड, 6.5 बाय नो लेस देन के साथ आपने ये भी देखना है कि GMAT रिक्वायर्ड है या नहीं है। जी प्रदीप जी, एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी लगता है संपर्क टूट गया है। जी प्रदीप जी, आपका शेड्यूल आगे क्या रहने वाला है, इस बारे में थोड़ा बताइए, ताकि हमारे दर्शक जो आपसे मिलना चाहते हैं वो मिल सके। जी देखिए, मैं मंडे के दिन, मंडे और थर्सडे और सैटरडे अगेन बताना चाहूंगा, हफ्ते में 3 दिन, जिसमें मंडे, थर्सडे और सैटरडे चंडीगढ़ होता हूं। आज मैं डायरेक्टली चंडीगढ़ ऑफिस से आया हूं। कल मंगलवार का दिन है, मैं अंबाला सिटी में बैठूंगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। बुधवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कुरुक्षेत्र, और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक करनाल ऑफिस, और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कुरुक्षेत्र ऑफिस। और फ्राइडे का दिन मेरा जलंधर का होता है, जिसमें सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वेस्टर्न ओवरसीज AGI बिजनेस सेंटर, नरेंद्र सिनेमा की बैक साइड में मेरा ऑफिस है, वहां मिलूंगा। संडे घर। जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्टडी वीजा में अभी कई सारे फ्रॉड भी सामने आए, अभी लेटेस्ट 1-2 हमारे संज्ञान में आए मामले, तो इस बारे में बताइए किस तरीके से इस फ्रॉड से बच सकते हैं कि पैसे ले लेते हैं लेकिन वीजा नहीं लगाते, तो इस तरह से कैसे बच सकते हैं? देखिए, अभी आपने ठीक कहा कि कुछ जलंधर में एक तकरीबन 5-6 करोड़ की एक पर्सन करके भागा है, पैसे लेके भागा है। इसके अलावा उसके जस्ट बाद 2-2.5 करोड़ की एक और भी आई थी। इसी तरह से हरियाणा में भी चलती है, चंडीगढ़ में भी चलती है। तो आपने 3-4 चीजों का ध्यान रखना है जी, जो बहुत जरूरी है। और इस चक्कर में एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है, वो बात हो जाती है। 5 उंगली बराबर तो है नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको भी ध्यान देना है जी। कुछ इस मार्केट में सिर्फ मनी मेकिंग आदमी है बैठे हैं, जिन्होंने पैसा कमाना और बाहर निकल जाना है। एक तो आपने ये देखना कि आपका क्राइटेरिया मीट करता है या नहीं करता, उसके लिए आपको रिसर्च करने पड़ेंगे। आपने कनाडा जाना है, कनाडा की साइट पे जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया की साइट पे जाओ, न्यूजीलैंड जाना है, न्यूजीलैंड की या किसी और कंट्री में जाना है, उस साइट पे जाओ। पहला काम रिसर्च करके आओ, क्योंकि अगर आपने रिसर्च किया तो कोई आपको पागल नहीं बनाएगा। अगर आपने रिसर्च नहीं किया तो डेफिनेटली आपको पागल बनाया जाएगा, आपसे हर एक स्टेप पे पैसा मांगा जाएगा और आप दोगे, क्योंकि ऑफिस बड़े बड़े होते हैं कंसल्टेंट्स के, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम बिजनेस है और शो बिजनेस है। मतलब आप किसी के ऑफिस में जाते हो तो आपको AC चलते मिलेंगे, आपको मतलब बढ़िया ऑफिस मिलेंगे, बढ़िया मैडमें बैठी होंगी, वेल ड्रेस्ड होंगी, बच्चे को लगेगा यहीं से एयरपोर्ट है, वैसे यहीं से जहाज से मैं बैठूंगा और कनाडा पहुंच जाऊंगा। तो पहले आपने ये ध्यान रखना है कि कोई पहले रिसर्च करके जाओगे। सेकंड आता है कि जिस कंसल्टेंट के पास आप बैठ रहे हो, काउंसलर से मिल रहे हो, आप देखो कि उसको नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि अगर आपने रिसर्च की है तो आप देखोगे उसको अगर नॉलेज नहीं है तो वो फिर आपको बहकाती फिरेगी। आपने बहकाई में नहीं आना है। तीसरा चीज ये देखना है कि आपसे वो पैसे तो नहीं मांग रहा, जो आपसे एडवांस मांगता है लाखों रुपए में, वहां पंगा है, उस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो सबसे जरूरी है कि आप चेकलिस्ट जरूर लो। जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री की चेकलिस्ट जरूर लो, और चेकलिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो। उससे बताओ, पूछो कि बताओ इसमें कहां लिखा है कि भाई इतने
पैसे रिक्वायर्ड हैं या क्या है क्या नहीं है जी। ये 4-5 चीजें हैं जो आपने देखनी है जी बिल्कुल। अगर ये 4-5 चीजें देखोगे तो आपको कोई नहीं ठग सकता और किसी को कैश नहीं देना है। अगर आपने एम्बेसी की फीस अपने क्या नाम है यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है तो अपने अकाउंट से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करनी है, किसी को कैश नहीं देना लाखों में। अगर कैश दोगे तो उसकी जेब से वापस मिलना मुश्किल है। जी बिल्कुल। जी प्रदीप जी, हमारा समय हमारे पास बहुत कम है, तो दर्शकों अभी भी आपके पास कई सवाल होंगे, तो कल इसी समय फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਬਾਣਜਪਨ ਅਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ 12 ਤੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਰਲਡ ਕਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 872 80 80 222। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। Who is too hot? My darling, शीतल ब्लैंकेट। शीतल मिंक ब्लैंकेट्स सबसे हॉट। शीतल मिंक ब्लैंकेट, एक्सक्लूसिव डिजाइन, फेदर सॉफ्टनेस। पंद्रह खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਬਾਣਜਪਨ ਅਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ 12 ਤੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਰਲਡ ਕਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 872 80 80 222। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਬਾਣਜਪਨ ਅਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ 12 ਤੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਰਲਡ ਕਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 872 80 80 222। Who is too hot? My darling, शीतल ब्लैंकेट।
शीतल मिंक ब्लैंकेट्स सबसे हॉट। एक्सक्लूसिव डिजाइन, फेदर सॉफ्टनेस। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। स्पॉन्सर्ड बाय रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਪੀਏਸੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਪਚਾਰਿਕ ਐਲਾਨ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। सियासी जित तो बाद सीएम अमरिंदर ने की पहली धार्मिक यात्रा। श्री हरमंदर साहिब समेत चारों धार्मिक थावां ते टेकिया मत्था। जलियांवाले बाग विच शहीदां नूं भी दित्ती श्रद्धांजलि। बोले बजट तो पहला होवेगा कैबिनेट विस्तार। हुशियारपुर च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी के नवे वर्ल्ड प्लांट का किया उद्घाटन। हर साल एक छत के नीचे बनणगे 3 लाख ट्रैक्टर। जापान की कंपनी यनमार ने सोनालिका च किया है बड़ा निवेश। गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਪ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪਰ ਐਚਐਸ ਮੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਪਚਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਟਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਚਐਸ ਮੂਲਕਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ईमानदारी, जिसनूं अरविंद केजरीवाल ने अपनी सब तो वड्डी ताकत दस्सिया, अज वो ईमानदारी सवालों के घेरे विच है। सियासत विच भ्रष्टाचार की सफाई करने उत्ते केजरीवाल की सियासत अज खुद भ्रष्टाचार के इल्जामों में घिर गई है। पहली बार केजरीवाल के ईमान ते उंगली उठी है, वो भी घर के अंदरों ही। शनिवार तक कपिल मिश्रा केजरीवाल सरकार के मंत्री सन। केजरीवाल ने जदों भ्रष्टाचार खिलाफ अंदोलन की शुरुआत की तो कपिल मिश्रा उदों भी केजरीवाल के नाल हुंदे सन। अंदोलन की यारी सत्ता विच वेखण नूं मिली, पर 2 साल की सत्ता विच बहुत कुछ खिलरदा चला गया। मिस्टर क्लीन केजरीवाल ते हुण तक दा सब तो वड्डा इल्जाम लगा है ते आम आदमी पार्टी विच घमसान की सब तो वड्डी तस्वीर उभर के सामने आई है। आम आदमी पार्टी का पंजाब विच हाल भी कुछ ठीक नहीं है। अज पंजाब कन्वीनर लई जो बैठक बुलाई गई उस विच भी अरविंद केजरीवाल वालों जो बैठक बुलाई गई उस विच बखेड़ा खड़ा हो गया। सूत्रों मुताबक भगवंत मान नूं जदों कन्वीनर थापिया गया तो सुखपाल सिंह खैरा खफा होकर मीटिंग आदि विचाले छड्ड के चले गए। बहुत सारे सवाल ने जो जनता के मन में पैदा हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नूं लैके आम आदमी पार्टी का भविख की होवेगा, कि आम आदमी पार्टी ते अपने ही भारी क्यों पै रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके नाल इल्जाम अपने वालों ही लगाए जा रहे हैं ते आम आदमी पार्टी इन्हां इल्जामों विच घिरदी विखाई दे रही है। पार्टी के घमसान तो आम आदमी पार्टी नूं कितना नुकसान होवेगा। अगर असीं आम आदमी पार्टी पंजाब की गल की जाए तो पंजाब विच भी लगातार घमसान वेखण नूं मिल रहा है। कई नेतावां वालों इल्जाम लगाए गए, कईयां नूं बाहर कढ दिता गया, पर फिर भी ये जो घमसान है रुकण का नाम नहीं लै रहा। अते वड्डा सवाल यह भी है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है, कि आम आदमी पार्टी इस साजिश का शिकार हो रही है। बहुत सारे सवाल ने जिन्हां जवाब असीं लैण दी